डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेमेस्टर फोर्थ लेसन और वीडियो है सेकंड। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि होम रूल जो आंदोलन है उसका क्या मतलब था, किन कारणों से किन परिस्थितियों में वो शुरू हुआ और किन लोगों ने उसको शुरू किया था। ये सब हम पढ़ आए हैं। आज हम पढ़ेंगे आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। वैसे तो कुछ चीज़ें पहले वाली भी रिपीट होंगी, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तिलक एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो उसे सक्रिय करने का प्रयास कर रहे थे। तिलक प्रयास करते हैं कांग्रेस सक्रिय हो जाए। तो दूसरी ओर राष्ट्रवादियों के स्थानीय सम्मेलन करके जो है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस सक्रिय नहीं हो पाएगी, तो वो होम रूल का प्रश्न भी उठा रहे थे। जगह जगह पर सम्मेलन, गोष्ठी, विचार मंच जैसा भी होता है वैसा वो करते। और 3 मई 1915 को पूना में एक सम्मेलन वो बुलाते हैं राष्ट्रवादियों का, और फिर दोबारा से 23-24 दिसंबर को फिर बुलाया जाता है, जिसमें पुणे फिर बुलाते हैं। पुणे वाले में जो है बम्बई, मध्य प्रांत और बरार के राष्ट्रवादियों ने भी भाग लिया और 15 सदस्यों की कमेटी बना दी जाती है, जो ये विचार करेगी कि कब और कैसे क्या स्थापना की जाए या नहीं की जाए। बेलगांव में फिर सम्मेलन बुलाया जाता है। बेलगांव में सम्मेलन होता है और अंततः 28 अप्रैल को इसकी गठन की घोषणा कर दी जाती है। जोसेफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक में, जोसेफ बेपतिस्ता इसके फर्स्ट अध्यक्ष चुने गए और केसी केलकर जो है सचिव चुने जाते हैं। लोकमान्य सर्वमान्य नेता थे ही, तो उन्होंने कोई पद ग्रहण नहीं किया। दूसरी होम रूल लीग की जो स्थापना हुई, सेकंड जो लीग थी जो एनी बेसेंट ने बनाई थी, उसकी स्थापना 3 सितंबर को हुई थी 1916 में। अडियार में, मद्रास के नज़दीक हुई थी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो वह गरम दल के राष्ट्रवादियों कांग्रेस पुनः प्रवेश दिलाने में शामिल रही, किंतु होम रूल आंदोलन के लिए लीग और कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी, मंजूर नहीं था। उसने स्पष्ट कर दिया था कि सितंबर 16 तक अगर उसकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह स्वयं होम रूल लीग संगठन बनाकर आंदोलन छेड़ देगी। होम रूल लीग बनाए जाने पर बेसेंट के समर्थक भी जल्द से जल्द लीग के गठन पर जोर देने लगे, लेकिन बेसेंट ने सितंबर तक इंतजार किया और अंत में इसकी घोषणा कर दी। स्वयं ही अध्यक्षा वो बनी थी, इसकी अध्यक्ष स्वयं थी वो। प्रसिद्ध वकील रामास्वामी अय्यर जो है महासचिव बनाए गए। जॉर्ज असेंडेल संगठन मंत्री और वीपी वाडिया को कोषाध्यक्ष बनाया गया। ये इनका संगठन था। दोनों लीगों के परस्पर संबंध, इसको समझेंगे कि दोनों लीगों का एक उद्देश्य तो एक था, उद्देश्य एक, फिर जरूरत क्या थी, अलग अलग की जरूरत क्यों पड़ी। ये एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। निसंदेह दोनों लीग एक सामान्य उद्देश्य को लेकर गठित की गई थी। विलय संभव नहीं हुआ। इस संदर्भ में स्वयं एनी ने क्या स्पष्ट किया, एनी बेसेंट क्या कहती हैं, उनके कुछ समर्थक, मतलब तिलक के कुछ समर्थक पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक
उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन कोई झगड़ा हमारे दोनों के बीच नहीं है, ये उन्होंने बताया। ये स्पष्ट है कि दोनों लीगों के बीच परस्पर तालमेल व सहयोग ही अधिक था, तालमेल और सहयोग अधिक था, और न कि कोई प्रतिद्वंदिता थी। प्रतिद्वंदिता के लिए कोई कारण भी नहीं था। दोनों के नेताओं ने एक दूसरे के मंचों का खूब प्रयोग किया। तो इससे झगड़े वाली बात का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। होम रूल का अर्थ, होम रूल अर्थात स्वशासन जो था, होम रूल का अर्थ दोनों लीगों के लिए एक जैसा ही था। इसका अर्थ तिलक भी अब स्वतंत्रता के अर्थ में स्वराज की बात नहीं कर रहे थे। इस आंदोलन में उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था। अब उनका नारा था होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यहाँ स्वशासन का अर्थ था अंग्रेजी साम्राज्य के अर्थ को समझेंगे। अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और इसमें अधिकाधिक अधिकारी या जो भी पोस्ट भरनी है उनमें भारतीयों को स्थान दिया जाए। ऐसी व्यवस्था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये भी अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटेन के अधीन थे, इनमें की गई थी, जहाँ के शासक गोरे थे। डोमिनियन दर्जा बोलते हैं इसको, डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन। ऐसी ही व्यवस्था के लिए आयरलैंड में भी आंदोलन चल रहा था। भारत में भी इसी अर्थ के अंतर्गत सारा आंदोलन चलता है। फिर कार्यक्रम और तरीके क्या रहते हैं? होम रूल आंदोलन का लक्ष्य हम पढ़ के आए, स्वशासन की प्राप्ति था। इसके लिए दोनों लीगों ने व्यापक एवं संगठित प्रचार का कार्यक्रम रखा। बड़े स्तर पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन, उनका विक्रय, उनको बेचना, आम आदमी उनको समझे, राजनीतिक विषयों पर भाषण, वाद विवाद, व्याख्यानों का आयोजन, समाचार पत्र, पर्चों, पंफलेट जो थे, पर्चों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया इन्होंने। जनसभाएं भी की। प्रचार का दोहरा लक्ष्य था। एक लक्ष्य तो भारतीय जनमानस में चेतना फूंकना था, भारतीय लोग जागे, और दूसरा ब्रिटिश हुकूमत पर जन दबाव बनाना था। हालांकि इस आंदोलन में बहिष्कार और स्वदेशी जैसे तरीकों को नहीं अपनाया गया। सत्ता से प्रत्यक्ष संघर्ष की रणनीति भी नहीं अपनाई गई। यह आंदोलन कुल मिलाकर पुरानी जो नरम दलीय पद्धतियां थी उसी तरह का था, पुरानी नरम दलीय राजनीति जैसा ही था। लेकिन गतिविधियों का जो विस्तार था वो तीव्रता से हुआ। इसमें नया प्रयोग यही था, इसी में इसकी महत्ता निहित थी। अंग्रेजी पुस्तिकाओं की 26 अंग्रेजी पुस्तिकाओं की 3 लाख प्रतियां जो है निवेशक ने निकाली सितंबर में। इसी प्रकार तिलक की लीग ने भी एक वर्ष में 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चों की 47,000 प्रतियां जो है बेची। तो इससे काफ़ी प्रचार प्रसार होता है।
पहले हम तिलक की लीग के बारे में पढ़ेंगे, प्रचार प्रसार के बारे में। जो बिंदु हमने केंद्रीय कार्यालय इनका पूना में था, 6 शाखाओं का संचालन होता था यहाँ से। ये शाखाएं बम्बई नगर, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रांत में एक तथा बरार में 2 थी। बरार में 2 थी। अपना अपना इनका सबका कार्य क्षेत्र निर्धारित था। जैसा कि अभी हमने बताया कि 47,000 पर्चे इन्होंने बेचे। उल्लेखनीय है कि बाद में इन्हें गुजराती और कन्नड़ में भी छाप कर बेचा गया। दूसरी ओर युद्ध का समय था, सरकार सतर्क थी। उसने दमन की कार्रवाई करते तिलक की गतियों पर रोक लगाने के लिए, तिलक पर रोक लगाने के लिए दमन हेतु उन्होंने क्या किया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। 60,000 रुपये भरने के लिए भी कहा कि जमानत के रूप में भरे। 23 जुलाई 1916 के दिन यह नोटिस दिया गया था। ये एक अहम दिन था तिलक के जीवन में। उनका 60वां जन्मदिन था। भव्य समारोह करके 1 लाख थैली, 1 लाख रुपए उनके समर्थकों ने उनको भेंट किए। तो इस समय पर जो ये कार्रवाई की गई, ये लोगों में उत्तेजना पैदा करने वाली थी, आक्रोश पैदा करने वाली थी। तिलक ने भी कहा अब होम रूल आंदोलन जंगल में आग की तरह फैलेगा, जंगल की आग की तरह फैलेगा होम रूल आंदोलन। तिलक ने ऐसा कहा। इस कार्रवाई के विरुद्ध मुकदमे में तिलक हाई कोर्ट से विजयी रहे। इस जीत की सभी और काफी सराहना हुई। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, यह अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहुत बड़ी जीत है, होम रूल आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। तिलक ने स्वयं भी अपने भाषणों तथा अपने समाचार पत्रों मराठा केसरी में बार बार दोहराया कि सरकार ने होम रूल मांगने की अनुमति दे दी है। लोगों का उत्साह बढ़ा और 1918 के शुरू तक 32,000 लोग होम रूल से जुड़ चुके थे। अब हम एनी बेसेंट की लीग के बारे में पढ़ेंगे कि एनी बेसेंट की लीग की क्या विशेषता थी, क्या प्रचार प्रसार था। इसके बारे में कुछ तो बातें आप पढ़ के आए ही हैं कि इसका जो मुख्यालय था वो अड्यार में था, मद्रास के पास। हालांकि इसका जो संगठन था तिलक की तुलना में ढीला ढाला था, कमजोर था थोड़ा सा। कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर कहीं भी 3 व्यक्ति मिलकर कहीं भी शाखा खोल सकते थे, ब्रांच खोल सकते थे। केंद्र से इन्हें दिशा निर्देश प्राय न्यू इंडिया में जो लेख छपते थे वही इनके लिए दिशा निर्देश होते थे, या फिर व्यक्तिगत संपर्क से भी कुछ संदेश प्राप्त होते थे। 200 शाखाएं थी इसकी लगभग, जिनमें से 132 तो मद्रास में ही थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। बम्बई, कानपुर मुख्य शाखाएं कहाँ थी? मुंबई, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, कालीकट, मद्रास, पटना, मथुरा, ये इनकी प्रमुख शाखाएं थी। दिसंबर 17 तक इनके सदस्यों की संख्या 27,000 तक पहुंच गई थी। तिलक की लीग की संख्या कम थी, लेकिन महत्ता ज़्यादा थी। कैसे थी? देश की महत्वपूर्ण जो हस्तियां थी, बड़े लोग थे, वो एनी बेसेंट की लीग में शामिल हो गए थे। इनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सुब्रमण्यम अय्यर और एक प्रमुख नाम और थे, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और भी कई लोग थे, शंकर दास बैंकर थे, जमुना दास थे। कोई छोटे नाम नहीं थे, उस समय के सबसे बड़े नाम थे ये।
तो एनी बेसेंट वेस्ट लीग के अन्य नेताओं ने कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया में हमने पढ़ा। इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से काफ़ी प्रचार किया और छोटे बड़े सब शहरों में जनसभाएं आयोजित की और सरकार की नीतियों की भर्त्सना की। दुख तकलीफ लोगों के केंद्र में रखते हुए एक जागृति उत्पन्न करने का काम इस लीग ने किया। तो ये हमने इस लीग के बारे में पढ़ा। अब ये सारी जो लीग चल रही थी, जो सरकार मौन तो रहने वाली नहीं थी, सरकार की प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो सरकार ने कुछ नीति इनके प्रति अपनाई। पहला जो बिंदु है वो है दमन की नीति, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सरकार को ये तंग करने वाला था। हालांकि जबकि ये कुल मिलाकर नरमपंथी आंदोलन ही था, नैतिक दबाव से शासन की मांग बनाई जा रही थी, सत्याग्रह कोई बहिष्कार कोई ऐसा नहीं था, फिर भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुछ कदम उठाए। सर्वप्रथम तो तिलक पर राजद्रोह पूर्वक जो है उनके भाषणों को बताते हुए मुकदमा चलाया। आखिर में वो बम्बई उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से वो जीत जाते हैं, राहत मिलती है। दूसरी ओर सरकार विरोध के चलते अंततः उन्हें अपनी दोनों प्रेस बेचनी पड़ी थी। इन पत्रों की जमानत राशि 2000 रुपये जब्त करते सरकार ने उनसे 10,000 की नई जमानत मांगी। नवंबर में एनी बेसेंट के मध्य प्रांत और बरार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मनाही हो गई। इसी तरह 1917 में तिलक और पाल के दिल्ली व पंजाब जाने से रोक दिया गया। लोगों की जनसभा में भागीदारी रोकने के लिए सरकार ने प्रांतीय सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। दबाव व धमकी दोनों तरीके से लोगों को आंदोलन से अलग रखने की नीति अपनाई। प्रांतीय सरकारों ने छात्रों कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिए, भाग नहीं लेना। हिदायत जारी की। दमन की नीति जब 15 जून 1917 को शिखर पर पहुंची, जब एनी और उनके सहयोगी अरुणडेल और वीपी वाडिया को नजरबंद कर दिया गया। सरकारी दमनकारी कदमों ने आंदोलन में घी डालने का काम किया। सरकारी दमन की नीति का विरोध लोगों ने विरोध सभाओं के माध्यम से किया। भागीदारी घटने की बजाय बढ़ती गई। कांग्रेस के बहुत से नरमपंथी जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे आंदोलन में शामिल हो गए। जिन्ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय नजरबंदी के विरोध में आवाज़ उठाई। तिलक द्वारा शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन चलाने की चेतावनी दी गई। यहाँ तक कि कुछ प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने भी इसका अनुमोदन किया। हस्ताक्षर अभियान चल पड़ता है। शंकरलाल, बैंकर, जमुनादास, ठाकुरदास जैसे सुझावों पर ऐसे 1000 लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए जो सरकार के आदेशों की अवहेलना करके जुलूस के रूप में एनी बेसेंट से जाकर मिलना चाहते थे। सुब्रमण्यम अय्यर ने सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध किया। सरकारी दमन का विवरण देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को पत्र लिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पत्र लिखे गए, छोटी बात नहीं थी, और गुजारिश की कि वो हमें स्वशासन दिलवाने में मदद करें। इंग्लैंड में भी काफ़ी इस बात पर चर्चा होती है और अय्यर को ऐसी गलती न करने की चेतावनी भी दी गई। आखिर में अय्यर ने सर की उपाधि, इस सारे से दुखी होकर सर की उपाधि भी त्याग दी।
यह अपने आप में उपाधि त्याग करने की भारत में पहली घटना थी, सामान्य घटना नहीं थी। अय्यर जी ने जो ये काम किया, ये इतिहास में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो ये दमन की जो हमने नीति पढ़ी, फिर थी समझौतावादी नीति। दमन की नीति जब उनके लिए उल्टी पड़ने लगी, आक्रोश बढ़ रहा था, आक्रोश और आंदोलन का विस्तार हो रहा था, तो मुस्लिम लीग में आंदोलन से जुड़ने के लिए उनको लगा कि कांग्रेस और लीग कहीं आंदोलन से न जुड़ जाए। आंदोलन से जुड़ने की जब बात होने लगी, चर्चाएं होने लगी, ऐसी स्थिति में सरकार ने बदलाव किया। बदलाव कर दृष्टिकोण उनका समझौतावादी हो गया। नए गृह सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसका इतिहास में दर्ज है कि ब्रिटिश शासन की नीति यह है कि भारत के प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए। स्वशासन के लिए विभिन्न संस्थाओं का कर्मिक विकास किया जाए, जिससे ब्रिटिश शासन से जुड़ी कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित की जा सके। तो ये वही मांग थी। इसके बाद सारे नेताओं को रिहा कर दिया गया। तो इस समझौतावादी नीति को हमने अभी देखा। तो उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आंदोलन की समाप्ति और होम रूल आंदोलन का महत्व।